हेलो वानर सेना, कैसे हो? अभी थोड़ी देर पहले मिली थी, मुझे भी पता है। तो यस, आज ही हम लोगों ने जो है क्या क्या है, आज ही हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9 का ये पूरा कंप्लीट कर दिया है और अभी हम इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले। इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है ये काफ़ी छोटा सा है, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ 6 से 7 ही क्वेश्चन है हमारे पास जो कि हम अभी तुरंत कर लेंगे। तो बैठे रहो, पूरे एंड तक देखो, ताकि आपके क्लास 9th के स्कूल के एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए। और बाय द वे, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर नवोमिता भट्टाचार्य जी। आप लोग मुझे नोबिता मैम बुलाते हैं और मैं आपको वानर सेना बुलाती हूँ। तो आइए चलिए वानर सेना, देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को, और तुरंत इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो है इस चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, वो कह रहा है कि 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल किसी कंपाउंड का लिया गया है जिसमें कि ऑक्सीजन है और बोरोन है। और इसे जब हमने एनालिसिस किया, मतलब इसे जब हमने थोड़ा और पढ़ा, तो हमें पता चला कि इसमें बोरोन कितना है हमारे पास। इसमें बोरोन है हमारे पास 0.096 ग्राम। ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन कितना आया? ऑक्सीजन आया हमारे पास 0.144 ग्राम। हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। बच्चे इसको प्लीज ध्यान से करना, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट आपको 11th क्लास में भी जाके मिलता है। ठीक है, आपको इसका सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट आपको क्लास 11th में भी पढ़ना है। और क्लास 11th में आपको पता ही है कि कितने सारे चैप्टर्स और बढ़ जाते हैं, कितना सारा सब्जेक्ट का स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो प्लीज इसे ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, चलो एक और बार लिख देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, हम इसे कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, मास ऑफ द कंपाउंड क्या दिया गया है हमारे पास? मास ऑफ द कंपाउंड कुछ दिया है हमारे पास? मास ऑफ द कंपाउंड बिल्कुल दिया है। ये देखो, मास ऑफ द कंपाउंड क्या है? 0.24 ग्राम। मास ऑफ द कंपाउंड है हमारे पास 0.24 ग्राम। ठीक है, और इस कंपाउंड में आपके पास बोरोन कितना है? आपके पास मास ऑफ द बोरोन है, मास ऑफ द बोरोन इज इक्वल टू हाउ मच? मास ऑफ द बोरोन है आपका 0.096 ग्राम। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मास ऑफ ऑक्सीजन की, तो मास ऑफ ऑक्सीजन भी आपके पास दिया हुआ है, और वो हमारे पास कितना है? मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है 0.144 ग्राम, 0.144 ग्राम। ठीक है, ये सारी चीजें अपने पास तो गिवन है। अब हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन बच्चा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या किसी को भी यहां पे पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? आओ चलो दोबारा से पढ़े। देखो, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। ठीक है, बाय वेट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं लेट्स से परसेंटेज ऑफ बोरोन को। ठीक है, अगर हम बोरोन का परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा बोरोन का मास, हमें लेना पड़ेगा बोरोन्स मास। ठीक है, जो कि गिवन है। ऑलराइट, और इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हमें मास ऑफ द कंपाउंड से डिवाइड करना पड़ेगा। सही कह रही हूं ना बच्चा? मास ऑफ द कंपाउंड से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा? परसेंटेज है तो यानी कि इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। बिल्कुल सही। तो बोरोन का मास आपके पास क्या है? बोरोन का मास आपके पास दिया हुआ है जो कि है 0.096। ये देख सकते हैं आप, 0.096 है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, ये है आपके पास 0.24 है, और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा बच्चा? इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 24 है आपके पास। तो अगर आप सॉल्व करेंगे, 25 इंटू 400 होता है, और इसे अगर मैं 1 मान लूँ यहाँ पे, तो 1 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4, तो कुछ 40% होगा इसका आंसर, कुछ 40% होगा शायद। आप एक बार कैलकुलेट करके बताना जरूर। ठीक है, अब अगर मैं इसका
इसका मैं मान लेते हैं कि अब मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मैं मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो नहीं सॉरी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना चाहती हूँ मैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, यानी कि ऑक्सीजन की मास कितनी दी गई थी हमारे पास, ऑक्सीजन की मास हमारे पास थी कुछ, ये देखो यहाँ पे है 0.144 डिवाइडेड बाय 0.24 इनटू 100 कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा, ये तो आप कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप मुझे बताइए कि क्या आप ये भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बोरॉन? बिल्कुल। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बोरोन, और अगर मैं ये लिख दूं तो मुझे मिल जाएगा 100 माइनस 40, यानी कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 60। इज दैट करेक्ट? एंड दैट इज इट। यही था आपका आंसर, यही आपको कैलकुलेट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे से सॉल्व हो गया है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed जब 3 ग्राम कार्बन को आप जलाएंगे 50 ग्राम ऑक्सीजन में? Which law of chemical combination will govern your answer? चलिए इसको करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आओ देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि 3 ग्राम कार्बन है ना, 3.0 ग्राम कार्बन को क्या जा रहा है, ये क्या करता है, कंबाइंस विथ 8.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना? यस। और ये कितना प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है आपका 11.0 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना? ठीक है। हमें क्या निकालना है बच्चा, हमें निकालना है कि अगर हमारे पास 3 ग्राम कार्बन हमने लिया और इसे जलाया जाता है 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या रिएक्शन हो रही है, हमारे पास रिएक्शन हो रहा है C प्लस O2 और ये बन रहा है CO2। करेक्ट, इज दिस राइट? ठीक है। और हमें ये भी बताया गया है कि अगर यहाँ पे 3 ग्राम है, यहाँ पे 8 ग्राम है, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 11 ग्राम, जो कि सही है। 8 और 3 अगर मैं प्लस कर दूं तो आपको गिनने में भी आसानी होगी कि आपको 11 ग्राम ही मिल रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, यस। और इससे आपको, इस पहले रिएक्शन से क्या आपको समझ आ रहा है कि इधर भी 11 ग्राम है और इधर भी 11 ग्राम है, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो है ये क्या टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या ये बराबर है? ये बिल्कुल बराबर है। और अगर यही चीज हो रही है, अगर यही चीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है बरकरार रखा गया है। यस। तो क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव्ड। क्या मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पे? बिल्कुल लिख सकती हूँ यहाँ पे। यस। और इससे हमें ये भी समझ आ रहा है कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव्ड, तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा, किससे प्रोड्यूस होगा? कार्बन से प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन से प्रोड्यूस होगा, जिसका मतलब है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 रेशियो में ही कंबाइन होंगे।
तो अगर आप 3 ग्राम कार्बन लेते हो, चाहे आपके पास 50 ग्राम ऑक्सीजन हो, ये कंबाइन होगा 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही। यस, तो इसका मतलब है कि दूसरे हिस्से मतलब सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उसके लिए आप लिख सकते हो कि 3 ग्राम कार्बन will combine with 8 gram oxygen only। कोई शक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। ऑलराइट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। अब अगर इतना हमें समझ आ गया है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक मिनट देखो, आपके पास 50 ग्राम ऑक्सीजन था, तो यानी कि 50 ग्राम ऑक्सीजन में से 8 ग्राम अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा 42 ग्राम। तो 42 ग्राम ऑक्सीजन जो है ये हमारा बचा खुचा यानी कि रिमेनिंग रह जाएगा, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां से आप बताइए कि यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे ये कौन सा लॉ है? इससे हमें पता चलता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इज मेंटेन्ड, ठीक है। ये भी हमें समझ आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल है व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। आंसर तो मैं तुरंत बता दूं, लेकिन आप मेरे को बताइए कि पॉली एटॉमिक आयंस का क्या मतलब था, आपको याद तो होगा ही। यस, याद तो होगा ही। पॉली एटॉमिक आयंस में क्या होता है बच्चा? पॉली एटॉमिक आयंस में क्या होता है? कौन बता सकता है मुझे पॉली एटॉमिक आयंस में क्या होता है? पॉली एटॉमिक आयंस में एक से अधिकतर एटम्स पाए जाते हैं और इनके पास एक चार्ज होता है ना, और इनके पास क्या होता है, ये बिहेव करते हैं एक सिंगल यूनिट के तरह। तो चलो लिख लेते हैं यहां पे कि पॉली एटॉमिक आयंस contain more than one atom and they behave like example CO3 minus, एग्जाम्पल SO4 2 माइनस, और कुछ है एग्जाम्पल आपके पास, और कुछ है एग्जाम्पल आपके पास CO3। एक सेकंड बच्चा, CO3 2 माइनस होता है, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ये सारे होते हैं आपके पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। केमिकल फॉर्मूला लिख लोगे आप लोग? हाँ, चलो आओ दिखाते हैं कैसे लिखना है। देखो Mg, एक काम करती हूँ, एक दूसरा कलर लेती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, दूसरा कलर लेती हूँ ताकि आपको ये चमक जाए। देखो मैग्नीशियम के पास क्या होता है, Mg जो होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो होता है आपका Cl होता है, ठीक है। गॉट इट, ओके। अब मैग्नीशियम के पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पे होता है 2+ चार्ज और Cl के पास होता है -1 चार्ज। तो मैंने क्या बोला था आपको, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम के पास होता है 2+ चार्ज और ऑक्सीजन के पास होता है 2- चार्ज, यानी कि +2 और -2 जो है ये एक दूसरे को काट देगा, तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा अब हम बात करते हैं कॉपर नाइट्रेट की। तो हमारे पास है कॉपर Cu, और Cu के पास क्या चार्ज होती है बच्चा? Cu के पास क्या चार्ज होती है, चलो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, और ये होता है आपका NO3, ठीक है।
कॉपर जो है यहाँ पे किस चार्ज पे होगा, कॉपर के पास यहाँ पे हो जाएगा +2 और NO3 के पास कोई चार्ज नहीं रहेगी, तो इसे भी क्या कर देना है आपको, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। एक्चुअली यहाँ पे एक माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका CuNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ऑलराइट, कैसे करना है, पिछले ही सेशन में मैंने एक चार्ट बताया था जो कि आपके एनसीईआरटी में है, उस चार्ट को सामने रखो और वहां से आप ये डिराइव कर सकते हो। आओ चलो एल्यूमिनियम क्लोराइड के देखें। एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या हो जाएगा कि एल्यूमिनियम +3 स्टेट में रहता है और क्लोरीन जो होता है वो -1 चार्ज में होता है। तो इसको क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा AlCl3। ठीक है, अब अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये देखो, ये हो जाएगा Ca+2 और CO3, अभी थोड़ी देर पहले बताया था CO3 -2 होता है। इनको जब आप क्रॉस करोगे, क्रिस क्रॉस करोगे, तो आपको मिल जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूला ये आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चा लोग, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, इसका आंसर तो मैंने करवा दिया। नेक्स्ट इज गिवन द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया सवाल है बच्चा। क्विकलाइम, क्विकलाइम में क्या होता है, क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक है ना, तो याद रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब इसमें होता है आपका कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। एक और होता है स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम में पता है क्या होता है, कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा लंबा होता है। ये है क्विक काउ, ऐसे याद रखना, क्विक काउ, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HBr, यानी कि इसमें है आपका हाइड्रोजन है एंड आपके पास है ब्रोमीन। ठीक है, बेकिंग पाउडर निरमा, अरे वो तो वॉशिंग पाउडर निरमा था। तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है बच्चा, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3। इसमें आपको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसमें मिल जाएगा कार्बन भी और आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन भी। ठीक है, और आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन भी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपके पास है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का क्या होगा, KSO4 है ना, KSO4 ही होगा क्या बच्चा, KSO4 ही होगा क्या, क्या लगता है यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान रखना पोटेशियम जो है उसके यहाँ पे एक 2 लगेगा क्योंकि SO4 2- होता है। ठीक है, तो ये K2SO4 होगा, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा पोटासियम, आपको मिल जाएगा सल्फर, आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी मिलेगा। ये देखो ऑक्सीजन भी, ओए पढ़ ले ओए, है ना, ये चट्याना बाद में और मेरे को उल्टे पुल्टे चीजें बताना बाद में, पढ़ ले। आओ चलो इधर देखो, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। कर लोगे क्या, बिल्कुल कर लोगे यार, क्यों नहीं कर पाओगे। ये देखो सबसे पहला क्या लिखा है आपके पास, सबसे पहला है आपके पास इथाइन। इथाइन क्या होता है, इथाइन होता है 2 कार्बन और साथ में होता है 2 हाइड्रोजन, यानी कि इसको कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, आइन है ना, आइन इथाइन, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, ये ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी होगा, पागल हो गए तुम लोग, मैं भी पागल हूं, देखो कैसे लिख दिया मैंने, ऐसा नहीं होता। ये कैसा होता है, यहाँ पे इस तरह से होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, तो बना ये कार्बन। देखो कार्बन क्लास 10th में जाके पढ़ोगे ना, तब कार्बन की वैलेंसी आपको पता लगेगी। कार्बन ना चार तरह से कंबाइन कर सकते, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो 1 2 3 बन गया, इधर भी 1 बन गया। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। हाँ, इस कार्बन को देखो 1 2 3 बन गया, इधर भी 1 बन गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इसका मोलार मास। हाँ जी, आओ करें। एक कार्बन की मोलार मास क्या होती है, इसकी होती है 2 × 12 कर देंगे हम, प्लस क्या करेंगे 2 × 1 कर देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा हमको मिलेगा 2 × 12 मतलब 24, 24 + 2 कितना हो जाएगा 25 और 26, तो 26 ग्राम लिख दे क्या। हाँ जी मैडम लिख लीजिए, क्यों नहीं लिखेंगे आप, बिल्कुल लिखेंगे आप, सब लिखेंगे।
लिखो। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा हमारे पास है सल्फर की मॉलिक्यूल जिसमें कि S8 है, जिसमें कि है सल्फर। अरे वो क्वीन वाला देखा था, मेरा क्राउन जो है S8। हाँ जी, तो 8 बार क्या करना है, सल्फर की जो मास है उसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसमें क्या है, कौन सी दिक्कत है। अब सल्फर की क्या मास होती है? सल्फर की मास होती है 32, ठीक है 32। तो क्या करेंगे हम, 8 इंटू 32 कर देते हैं भाई, और क्या करना है हमें, करके बताओ। ये जरा करके बताओ यार, इतनी मैथ्स तो आती होगी ना तुम्हें। मेरा मैथ्स तो खराब है, देखो मैं तो केमिस्ट्री टीचर हूँ, मेरा तो जिंदगी चल जाएगा मेरा। 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, तो 6 यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 2 ज़र 16 तो हाथ में रह गया 1, 8 3 ज़र हाउ मच 24, 24 1 तो 256 ग्राम। यही है, बताना यार। मेरा मैथ्स खराब है, मैं बता रही हूँ, सही में मेरा मैथ्स खराब है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या है आपके पास, फॉस्फोरस की मॉलिक्यूल, और फॉस्फोरस का यहाँ पे इन्होंने एटॉमिक मास भी दे दिया। यार तुम्हारे लिए लाइफ कितनी आसान हो गई है, देखो इतनी आसान लाइफ, इतनी आसान लाइफ। ठीक है, तीसरे नंबर पे है आपके पास फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस की क्या बताई गई है, P4, और इसकी बताई गई है एटॉमिक मास 31। तो क्या करना है, 4 इंटू 31 कर दो भाई। 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 124 ग्राम, यही होगा ना। ये भी कितना आसान था। आगे बढ़ते हैं, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे पे क्या बताया इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो यही कर देते हैं भैया, ये तो यही कर देते हैं। क्लोरीन की क्या होती है, क्लोरीन की होती है 35.5। क्लोरीन की एटॉमिक मास होती है 35.5, और एक हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का 1 प्लस 35.5। माय गॉड, सो इजी, ओ माय गॉड, यू गेटिंग इट। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36.5 ग्राम। ठीक है जी। अब देखो नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन लिख दिया। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की मास क्या होती है, 14 होती है। ऑक्सीजन की मास होती है 3 इंटू 16। 3 तो क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, वैसे क्या होती है, 16 होती है। आओ चलो कैलकुलेट करें, 1 प्लस 14 इज हाउ मच, 15। 15 प्लस 3 इंटू 6, 3 5 ज़र 15, 3 6 ज़र 18, 1 3 1 ज़ा 3, 1 4, 48। कितना हो जाएगा, 5 प्लस 8, 8 प्लस 2 होता है 10, 10 प्लस 3 इज 13, 3 यहाँ पे लिख दिया, 1 4 प्लस 1 5, 5 1 6, 63 ग्राम। देखो जरा ये करेक्ट है कि नहीं है, 63 ग्राम, इतना ही है, इतना ही है ना, और तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और कोई सवाल आपके पास, और तो कोई सवाल भी नहीं है। दैट इज इट फॉर टुडे बच्चा लोग। विद दिस नोट आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। आशा करती हूँ सबको समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक जरूर कर देना, पसंद आया लेक्चर तो लाइक जरूर कर देना, और शेयर भी कर देना यार अपने दोस्तों को, है ना। इतना नहीं एहसान फरामोश होते। दोस्त अगर साथ में 10वीं तक जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, दोस्त अगर साथ में 11वीं तक जाएंगे तभी ना एंजॉय कर पाओगे। दोस्त पीछे छूट गया, आप आगे चले गए, अच्छा नहीं लगेगा। तो शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल हमारा नया है बच्चे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टाटा बाय बाय, नोबिता मैम साइनिंग ऑफ, एंड गुड नाइट वानर सेना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।